नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद रिलायंस सिक्योरिटी से। माफ़ कीजिएगा जिगर, आपने अपनी ब्रोकरिंग हाउस चेंज कर लिया है तो मैं दोबारा पुरानी ब्रोकरिंग हाउस का नाम याद आ गया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। गोल्ड और सिल्वर की अगर आज बात करें तो एक कल की जो गिरावट थी वही आज कंटिन्यू होती वापस से दिख रही है। गोल्ड 50,850 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। चांदी करीब 700 रुपये की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, 58,450 रुपये पर। क्रूड चीन में कमजोर आंकड़े हैं। ब्रेंट $96 के नीचे कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस ज़्यादा उत्पादन 543 रुपये के करीब भाव चल रहा है। कॉपर में भी आधे % की गिरावट है, 655 रुपये के नीचे कारोबार हो रहा है। जिंक और एल्युमिनियम में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। एल्युमिनियम तो अब 200 रुपये के भी नीचे आ गया है। लेड में मामूली कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो यहाँ पर मेंथा, जहाँ पर सिंथेटिक सप्लाई ज़्यादा है, 990 रुपये के नीचे MCX पर आज मेंथा ऑयल कारोबार कर रहा है। कॉटन, बारिश और पेस्ट अटैक से फसलों को नुकसान की खबर आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में MCX का अक्टूबर का वायदा 35,000 रुपये के ऊपर चला गया है। पिछले 10 दिनों की अगर बात करें, 29 सितंबर से अगर बात करें तो MCX कॉटन में करीब 4,500 रुपये तक की तेजी आ चुकी है। हल्दी यहाँ पर दायरे में कारोबार है, 6,900 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है, लेकिन जीरा वापस से 24,000 रुपये के नीचे आ गया है। लेकिन धनिया में जबरदस्त तेजी है। कल 6% का अपर सर्किट था, आज भी करीब 4% तक की तेजी दिख रही है। 12,100 रुपये के ऊपर भाव धनिया का वायदा चला गया है। चलिए सबसे पहले आज कॉटन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सुधीर अग्रवाल हैं एकोशिया से। सुधीर जी, स्वागत है। जिस तरह से कॉटन में तेजी लौटी है, वापस से MCX कॉटन का अक्टूबर का वायदा 35,000 के ऊपर आ गया है। 10 दिनों में बात करें तो 4,500 रुपये तक दाम बढ़ चुके हैं। ग्राउंड पर ऐसा क्या हो रहा है? सिर्फ बारिश की वजह से क्या अराइवल में देरी हो जाएगी, नई अराइवल में देरी होगी, यही वजह है या कुछ और भी वजह है जो कॉटन में इस तरह की तेजी दिख रही है? और क्या रिपोर्ट है ग्राउंड को लेकर, आप क्या सेंस कर रहे हैं और आगे किस तरह से हालात होंगे? 10 से 12 दिन में अपन देखा जाए तो चाहे पंजाब है, हरियाणा है, MP है, महाराष्ट्र में इसमें काफी बारिश से एक तो फसल भी डिले हुई है और एक नुकसान भी काफी हुआ है। उसकी वजह से पिछले 10-12 दिन में कॉटन सीड जो अपना पंजाब लाइन 3700 रुपये था वो 4400-4500 रुपये हो गया। अगर वायदे को देखा जाए तो 2200-2250 का वायदा 2450 रुपये हो गया। अगर अपन कॉटन वाश को देखते हैं तो 1150 रुपये जो गुजरात डिलीवरी कॉटन वाश था वो 1350 रुपये हो गया। खली में भी 700 से 800 रुपये कुंटल की तेजी आ गई। इसका कारण यही है कि जो आवक अभी 60 से 70 हजार बैल्स की अराइवल होना चाहिए, जो 30 से 40 हजार बैल्स की अराइवल हो रही है। और इसके अंदर मंडियों में जब तक आज MP में भी मौसम खराब हो रहा है, इसके कारण फसल को नुकसान भी है। जब तक की अराइवल 70 से 80 हजार बैल्स की पूरे इंडिया में अराइवल नहीं बढ़ेगी तब तक बाजार डाउन में ही जाएगा। और जिस दिन अराइवल 70 से 80 हजार बैल्स की होगी उस दिन ही बाजार थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद है। अभी क्या है कि एक शॉर्टेज भी बनी हुई। इस समय क्या होता है कि स्टॉक के माल भी कम रहते हैं और नए माल सबको इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि नए माल की अराइवल इतनी बढ़ नहीं पा रही है और स्टॉक के माल में भी अच्छी खासी तेजी आ गई है। और स्टॉक में अभी कुछ मिला के शॉर्टेज सही महसूस की जा रही है। अभी भी जो कुल मिला के ये स्थिति थी कि पहले जो ऑयल मिलर खली बेचने के लिए इच्छुक था, आज स्थिति ये हो गई कि रिटेलर को ऑयल मिलर के पीछे भागना पड़ रहा है और साथ-साथ 8-8 दिन की वेटिंग चल रही है। इसलिए कुल मिला के बारिश की वजह से नुकसान है। और आज भी मौसम विभाग बता रहा है कि 20 तारीख तक पूरे इंडिया में बारिश रहेगी, तो उसके कारण आगे भी ऐसा लगता है कि शॉर्टेज बनी रहेगी। सर, अराइवल को लेकर क्या स्थिति, क्या नए अराइवल में कितना टाइम और वक्त लग सकता है? नहीं, ये जो अराइवल का टाइम है 1 तारीख से काफी, जो कॉटन का सीजन होता है 1 अक्टूबर से माना जाता है और 1 अक्टूबर से करीब 40 से 50 हजार बैल्स से शुरुआत होती है और 1 से 1.5 लाख बैल्स अक्टूबर में आ जाती है। टोटल अक्टूबर में देखा जाए तो 20 लाख बैल्स की अराइवल होती है। पर आज अगर अपन 11 तारीख पे है तो मुश्किल से 3-3.5 लाख बैल्स की अराइवल हुई है और आगे छुट्टियां भी आ रही है, तो इसलिए अराइवल का दबाव तो नहीं बढ़ पाएगा और उसकी वजह से बाजार ठीक ही रहेगा। जैसे अब देखा जाए तो रुई में भी 30,500 रुपए की रुई थी, आज एनसीडेक्स देखा तो 35,000 हो गई।
क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो चाहे रुई हो, खली हो, तेल हो, सभी में शॉर्टेज बनी हुई है। सभी मिलर को मिल चलाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। आज की तारीख में पूरी इंडस्ट्रीज खाली पड़ी हुई है। आज एक्चुअल में एमपी में भी जो मंडी टैक्स है, मंडी टैक्स भारत में 0.5% है, जबकि एमपी में मंडी टैक्स 2% है। उसकी वजह से आज मंडी के व्यापारी भी, एमपी के मंडी के व्यापारी भी हड़ताल पे गए हुए हैं। हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस चीज और पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो एमपी का जो कपास है सारा महाराष्ट्र तो गुजरात चले जाएगा। इसलिए एमपी हड़ताल की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सर, आवक कम है, इसका भी यहाँ पर फायदा यहाँ पर कीमतों को मिल रहा है। सर, अब कपास की बात कर लेते हैं। हालांकि आपने कुछ बात की भी, हाजिर में किस तरह के भाव चल रहे हैं? क्या हाजिर में तेजी आ रही है? क्या वायदा में तो अभी भी भाव 2450 रुपए के नीचे ही है? नहीं, हाजिर में जैसा देखा जाए तो 220, 2220 ये है दिसंबर वायदा। इस समय वायदे की जहां तक बात करें तो दिसंबर इतना वायदे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। आज वायदा दिसंबर का है। अभी अपन देखा जाए तो 700 से 800 रुपए कुंटल फिजिकल में तेजी आ गई। आज जरूर 1,600 रुपए कुंटल की मद्दी है फिजिकल में, क्योंकि आज थोड़ी अराइवल है, डिमांड कमजोर है। अराइवल आज बढ़ी है, 40 से 45 हजार बेल्स की है पूरे इंडिया में। तो जो अक्टूबर का महीना रहता है वो डे टू डे बेसिस पे होता है। अगर अराइवल बढ़ जाएगी तो 150 की मद्दी आ गई, और अराइवल नहीं बढ़ेगी, वो डिमांड बढ़ जाएगी तो 150 की तेजी आ जाएगी। तो डेली बेसिस पे बाजार कम या ज्यादा होगा इसके अंदर अक्टूबर में। तो इसलिए अपन किसी भी चीज का अनुमान लगा नहीं सकते हैं। अगर कल को धूप निकल गई पूरे इंडिया में और 70-80 हजार बेल्स की अराइवल बढ़ गई तो हो सकता है 100, 200, 300 रुपए निकल भी जाए। अभी अराइवल बहुत कम है। जैसे मैंने बताया, एमपी के अंदर भी हड़ताल भी शुरू हो गई है आज से, क्योंकि मंडियों में जो मंडी टैक्स तो महाराष्ट्र में 0.5% है और मंडी में एमपी में 2% है। यहाँ का कपास सारा महाराष्ट्र चले जाता है, उसकी वजह से एमपी के व्यापारियों को बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी है। 1.5% का बहुत डिफरेंस होता है। आज अगर अपन 9,000 रुपए कपास माने तो 1.5% से करीब 150 रुपए कुंटल का एमपी के व्यापारियों को नुकसान होता है। वो आगे पीछे किसानों को फर्क पड़ेगा। इसलिए हड़ताल की वजह से भी अराइवल, जैसे आज एमपी में भी 3 से 4 हजार बेल्स के अराइवल होना चाहिए, पर चूंकि हड़ताल है की वजह से वो अराइवल 0 हो जाएगी। तो 4,000 बेल्स का तो एमपी का ही फर्क पड़ जाएगा, और टोटल मिला के 30 से 35 हजार बेल्स के अराइवल है और इस समय, जबकि 70 से 80 हजार बेल्स के अराइवल होना चाहिए। अगर कुल मिला के देखें तो अराइवल जो है 50% रह गई है। इसकी वजह से बाजार में दबाव जाएगा। ओके, आवक कम है, इसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है भाव को, और लगातार यहाँ पर दाम पिछले 10 दिनों से लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। और कपास खली, जैसा कह रहे हैं कि हाजिर में कपास खली के भी दाम यहाँ पर तेजी से अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं, और भारी बारिश का भी असर है। दूसरी तरफ ये भी कीट अटैक, पेस्ट अटैक की जो खबर आ रही थी, उससे भी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में आइस कॉटन की बात करें तो वहाँ पर उस तरह की तेजी नहीं दिख रही है। अभी भी $85 के आसपास आइस कॉटन ट्रेड कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में तेजी से दाम काफी ऊपर की तरफ गए हैं। शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से अब नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं। गोल्ड सिल्वर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की जो गिरावट थी वो आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। दिव्या, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की गिरावट फिर से शुरू हो गई है, क्या ये गिरावट आपको जारी दिख रही है या यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए? अगर खरीदारी करनी चाहिए तो किन स्तरों पर कितनी गिरावट आने पर खरीदारी करें? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए। फ्राइडे को जो डेटा आया था नॉन फार्म पेरोल डेटा, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आया था। नॉन फार्म पेरोल डेटा 2,63,000 आया था 2,48,000 के अगेंस्ट। तो इससे ये साबित होता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो अभी भी स्ट्रांग है और वो रेट हाइक को डाइजेस्ट कर सकती है, और फ्यूचर में भी अगर रेट हाइक होगा तो आई गेस इजीली डाइजेस्ट कर पाएगी। इसलिए स्पेकुलेशन है ऐसा कि आगे आगे भी एग्रेसिव रेट हाइक रहेगा। तो उसका हमें एक करेक्शन देखने मिला प्राइसेस के अंदर। पर अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ग्लोबली, तो उसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि लोअर लेवल पे गोल्ड और सिल्वर को एक सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा जो आज का कॉल है वो बाइंग में रहा गोल्ड के अंदर। अगर 50,700 का लेवल आता है गोल्ड में तो वहां पे हम बाइंग करके चले। स्टॉप लॉस हम 50,500 का रखे और टारगेट हम 50,960 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी एक हाई बीटा कमोडिटी है गोल्ड के कंपेरिजन में। अगर बढ़ती है तो ज्यादा बढ़ती है, गिरती है तो ज्यादा गिरती है। तो कल भी हमने देखा कि करीब करीब 3% डाउन था। पर प्राइजेस के अगर मैं एक लेवल्स की बात करूँ टेक्निकली, तो 58,200 का पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये लेवल पे आता है तो वहाँ पे हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलेगा चांदी के अंदर। तो हम वहाँ पे भी हमें बाइंग करके चलना चाहिए। 58,200 पे बाई करें, स्टॉप लॉस हम 57,800 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 58,700 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
गोल्ड और सिल्वर दोनों ही खरीदारी की सलाह है, लेकिन लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। 50,700 के लेवल पे गोल्ड खरीदनी है। टारगेट है 50,960 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 50,500 रुपये का। चांदी खरीदना है 58,200 के लेवल पे। स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 57,800 रुपये का और टारगेट है 58,700 का। अब जिगर आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या सलाह दे रहे हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। गुड मॉर्निंग तो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। आज हम फोन पे बात करेंगे। विश्व मोहन, मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में अभी भी नेगेटिविटी बरकरार रहेगी। अगर मैं इकोनॉमिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यूएस एंड इंडिया का सीपीआई नंबर्स ये सप्ताह में आने वाले हैं। एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है। ओनली थिंग विच मे वर्क इन दी फेवर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज रूपी स्ट्रेंथनिंग। अगर आरबीआई का इंटरवेंशन कंटिन्यू रहेगा तो रूपी शायद मजबूत हो सकता है, तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर की थोड़ी बहुत चाल बदल जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है जो डॉलर इंडेक्स 113.556 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर गोल्ड एंड सिल्वर में बरकरार रहेगा। गोल्ड के लिए आज हम लोग दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं 50,850 के आसपास। स्टॉप लॉस शुड बी 50,950 एंड टारगेट वुड बी 50,650। सिल्वर के जब तक हम बात करें, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बुलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। इस साल 11% का हमने फॉल देखा हुआ है सिल्वर में। चाइना इज स्ट्रगलिंग रियली बैडली। वीक लॉन्ग हॉलीडेज के बाद भी जब वो रिटर्न कर रहा है मार्केट में, सो इट्स रिटर्निंग विद द ट्रिपल कोविड केसेस। सर्विस पीएमआई भी श्रिंक हुआ है। सो आई थिंक प्रॉपर्टी क्राइसिस, रिसेशनरी फियर्स के बीच में भी चाइना में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर है। थोड़ा बहुत सिल्वर को ओवरऑल भी सेलिंग प्रेशर है चाइना के ओर से या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटेल फुटफॉल भी दिख नहीं रहा है। So silver is also a sell December around 58,600, 58,800 is a stop loss. Target would be 58,200. जिगर की कॉल सेल की है सर, ऐसे में कैसे होगा? दिव्या कैसे काम होगा? अब इन्होंने सेल कॉल दिया है, अब दर्शकों को तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अब क्या करें, एक बाय एक सेल। अब बीच का रास्ता क्या हो गया दिव्या, आप बताइए। लेवल्स जो है वो देख के ही करें, क्योंकि उनके लेवल्स अलग है, मेरे लेवल्स अलग है, तो लेवल को हम फॉलो करके बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, हालांकि दिव्या की जो बाइंग है वो नीचे की तरफ है, हालांकि एक रेंज है, उस रेंज में आपको ट्रेड करना है। दिव्या को लगता है कि 50,700 के आसपास आपको खरीदारी करनी है, लेकिन जिगर को लग रहा है कि 50,850, 150 रुपये ऊपर वहाँ पर बेच कर जाएँ और टारगेट 50,650। हालांकि जो बाइंग का लेवल है दिव्या का, उसके पास ही उनका टारगेट है, तो उस रेंज के हिसाब से ऊपर में आपको बेचना है और नीचे में आपको यहाँ पर खरीदना है। ये सलाह गोल्ड और सिल्वर को लेकर आ जा रही है। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी अब ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखना शुरू हो गया। जिगर क्या लग रहा है क्रूड में? चाइना के जिस तरह के नंबर आ रहे हैं सर्विस सेक्टर के, वो कमज़ोर आ रहे हैं, वहाँ की चिंता यहाँ पर अब हावी हुई है। रिसेशनरी फैक्टर्स है, वो अब यहाँ पर दबाव ज़्यादा बना रहा है। सप्लाई की चिंता बैक सीट पे जाती दिख रही है क्या आपको? पिछले 10-12 सेशन से अगर हम क्रूड की चार्ट देखें, 6400 से 7700 तक हमने वन वे रैली देखी है। ओपेक ने 2 बिलियन बैरल्स के कट की भी बात की हुई है, लेकिन चाइनीज मार्केट से डिमांड कंसर्न है, जैसा कि आपने बहुत सही बताया। रिसेशनरी फियर भी है मार्केट में आगे जाके। सो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बेरिश ही है। अगर मैं थोड़ा और ब्रॉड पिक्चर बताऊं यहाँ पे, तो पिछले 4 महीनों से हमने क्रूड में सेलिंग प्रेशर देखा था। 120 के लेवल से WTI वो 77 तक आए थे। वहां से एक पुल बैक रैली भी हमने देखी अराउंड 90-92 तक की। अभी वहां पे ही प्राइसेस चल रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ा हल्का सा यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। अगर किसी को कन्विक्शन है तो वन कैन गो शॉर्ट इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 7475, स्टॉप लॉस शुड बी 7550, टारगेट वुड बी 7300। लेकिन अगर फ्यूचर्स पे नहीं खेलना है, ऑप्शन की स्ट्रेटेजी यहाँ फॉलो करनी है, सो आई रेकमेंड टू गो लॉन्ग इन 7500 पुट ऑप्शंस ऑफ 17 अक्टूबर एक्सपायरी। तकरीबन प्राइस रहेगा 230 के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 150 के आसपास एंड टारगेट विल बी अबाउ 400। इनफैक्ट टारगेट इज 420। या तो आप फ्यूचर्स में बेचे 7475 में, या फिर आप यहाँ पर पुट खरीद कर जा सकते हैं। दिव्या, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है बेचकर ही जाना चाहिए? पुट की स्ट्रेटजी सही है या फिर आप अलग व्यू है आपका क्रूड पर? विश्वमोहन जी, क्रूड ऑयल में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली थी, ऑलमोस्ट 15% ऊपर था। ओपेक प्लस ने एक सरप्राइज मूव किया। एक्सपेक्टेशन 1 मिलियन बैरल का था और उन्होंने सामने 2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट किया, तो उसके वजह से हमें एक वन में वो देखने मिला। पर अभी जैसे कि है कि एग्रेसिव रेट हाइक के चलते रिसेशनरी कंसर्न्स भी है और चाइना में जो कोविड केसेस है उसके वजह से भी डिमांड का भी थोड़ा सा कम है, तो एक करेक्शन हमें देखने मिल गया ये वीक में।
पर अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो वीकली चार्ट पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने मिला, जो कि काफी बुलिश है प्राइसेस के लिए। तो मैं बाय ऑन डिप्स के हिसाब से रहना चाहूंगा, और मेरा इस बार ऑप्शन में रहेगा 7,400 का कॉल है। अगर वो 210 200 के अराउंड आता है तो वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 160 का रखें और टारगेट हम 280 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी अलग कॉल है, हालांकि इनको लगता है कि कॉल 7,400 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर नीचे में जब 200 के आसपास का लेवल दिखे तो वहां पर खरीदे। नेचुरल गैस को लेकर दिव्या गगलानी आपकी क्या व्यू है, और ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास एनजी में? नेचुरल गैस में हमें कल एक सेल ऑफ देखने मिला था, प्राइसेस करीबन 4% डाउन थे। यूएसए में जो वेदर है वो थोड़ा माइल्ड है, इतना हार्श नहीं है, तो उस वजह से डिमांड कम है वहां पे। पर अगर हम नेचुरल गैस की अगर चाल देखें तो काफी टाइम से एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, 510 से लेके 580 के बीच में वो कारोबार कर रहा है। तो जब तक ये रेंज इंटेक्ट है तो तब तक हम सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस हम सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी लोअर लेवल के आसपास है, तो वहां पे अगर 540 का कॉल ऑप्शन है तो वो 30 के अराउंड आता है तो वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 26 का रखें और टारगेट हम 36 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको नेचुरल गैस में 540 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 30 के आसपास खरीदे, 36 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। यानी तेजी का रुख यहाँ पर दिव्या को लग रहा है। जिगर, आपको क्या लग रहा है नेचुरल गैस में? आप सहमत है क्या इस बार दिव्या गगलानी से नेचुरल गैस की कॉल में? जी बिल्कुल, इस बार मैं सहमत हूँ। नेचुरल गैस मेरा भी प्योर टेक्निकल कॉल है, क्योंकि अराउंड 540 545 बहुत अच्छा एक सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पे। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 542 ओनली। अगर 542 के ऊपर मार्केट जाता है तो ही लॉन्ग कीजिए। 536 इज अ स्टॉप लॉस एंड 555 इज टारगेट। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर रहे थे। बेस मेटल्स में जिगर आज सभी काउंटर्स पर दबाव दिख रहा है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम 200 रुपए के नीचे है। जिंक पर भी दबाव है। कॉपर भी 652-53 के आसपास है। क्या पसंद आ रहा है? क्या बेचना पसंद करेंगे आज, या कुछ खरीदारी करेंगे? मुझे विश्व मोहन ये लग रहा है कि बेस मेटल्स में यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा। डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांग है। अगर आप वर्ल्ड ब्यूरो ऑफ मेटल स्टैट्स के रिपोर्ट चेक करो तो हर एक में डेफिसिट है फ्रॉम द पीरियड ऑफ जनवरी टू जुलाई 2022 एक्सेप्ट फॉर जिंक। लेकिन फिर भी जो रिसेशनरी फियर है, डिमांड कंसर्न्स मार्केट में क्रिएट हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं रशिया एंड यूक्रेन, अगर यूरो में बात करूं, यूके की बात करें तो रिसेशनरी फियर्स है। चाइना इज क्लियरली स्ट्रगलिंग। तो मुझे बेस मेटल्स में इतना कोई बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी मोर देन 20% करेक्ट हो चुका है विश्व मोहन। मुझे लग रहा है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इन तीनों में इक्वली की जा सकती है। कन्वेक्शन मेरा कॉपर एंड जिंक में है। कॉपर अक्टूबर सेल अराउंड 655 658 इज स्टॉप लॉस, 650 इज टारगेट। जिंक की अगर हम बात करें, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बेच के चले 275 के आसपास, 277 इज स्टॉप लॉस एंड 271 268 इज टारगेट। कॉपर और जिंक जिगर को फॉलो करते हैं तो दोनों काउंटर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को बेचे। 655 पे कॉपर को बेचना है, 650 के टारगेट के लिए, 658 का स्टॉप लॉस है। जिंक आपको 275 पर बेचने की सलाह दे रहे हैं जिगर, 271 रुपए के टारगेट के लिए, 277 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा ले। दिव्या, आपको क्या लग रहा है? आप इस बार सहमत है इनके सेल कॉल से, या कुछ अलग रहा है बेस मेटल्स पर आपकी? मेटल पैक्स में हमें लास्ट वीक अच्छी रैली देखने मिली थी, पर वीक चाइनीज डेटा की वजह से वो सस्टेन नहीं हो पाया, और अभी डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी मजबूती आई हुई है, तो उस वजह से हमें करेक्शन देखने मिल चुका है। पर अभी प्राइसेस जो है कॉपर के वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के अराउंड है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है। 652 का अगर लेवल आता है तो वहाँ पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 649 का रखें और टारगेट हम 656 का एक्सपेक्ट करें। यानी वही रेंज के हिसाब से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए नीचे की तरफ उन्होंने 655 पे बेचने की सलाह दी थी जिगर ने, और दिव्या बता रहे हैं कि कॉपर को खरीदे अब 652 में, नीचे 3 रुपए उनसे नीचे यहाँ पर खरीदना है, और 656 के टारगेट के लिए, और 655 उनका बेचने का लेवल है। तो एक रेंज में है, नीचे में खरीदारी, ऊपर में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है। जहां भी आपको लग रहा है, जहां भी आपको कन्विक्शन लगता है कि जो बेहतर कॉल है, जो इनको आप फॉलो करते हैं, वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड करें बिना स्टॉप लॉस के नहीं करें। चलिए अब बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर की। हालांकि आज रेंज में ही है, 82.50 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है, हल्की कमजोरी के साथ रुपए में ट्रेड हो रहा है डॉलर के मुकाबले। जिगर, क्या आपका व्यू क्या है करेंसी मार्केट को लेकर?
विश्वमोहन, हमने फ्राइडे को भी देखा था आरबीआई का इंटरवेंशन था मार्केट में, एंड मंडे भी हमने शायद थोड़ा बहुत इंटरवेंशन ऑब्जर्व किया था। 83.20, 83.50 ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लग रहा मार्केट 83 के ऊपर नियर टर्म में जाएगा। अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूं, इस सप्ताह में इंडिया के सीपीआई का डेटा है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग की मिनट्स भी है। सो फ्रॉम इकोनॉमिक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, यूएस के सीपीआई नंबर्स भी है। सो डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर ओवरऑल करेंसी मार्केट की मैं बात करूं, डेटा ड्रिवन मार्केट है। सो ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रूपी में स्ट्रेंथ लौट के आ सकती है, क्रूड में भी शायद प्रेशर बन सकता है। तो ओवरऑल मुझे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बेचने का यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्विक्शन बैठ रहा है। 8260 के आसपास बेच के चले। 8275 इज द स्टॉप लॉस, 8230 इज टारगेट। अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते जिगर आपसे। एग्री मार्केट में कोरिएंडर क्या आप ट्रैक कर रहे हैं? टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है? 2 दिनों में जबरदस्त तेजी, 9% से तक की तेजी आ चुकी है। क्या करना चाहिए कोरिएंडर में? विश्वमोहन, आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन एग्री कमोडिटीज। ओके, यानी आप कोरिएंडर में नहीं करेंगे। चलिए, अब एग्री मार्केट पर ही शुगर मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख साहब जुड़ गए हैं। राहिल, स्वागत है आपका। सर, शुगर की को लेकर क्या स्थिति है इंटरनेशनल मार्केट में, और क्या आप लोगों की डिमांड है शुगर को लेकर? शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। इस्मा की तरफ से डिमांड भी जा चुकी है कि 80 लाख टन एक्सपोर्ट कोटा की मांग की जा रही है इस्मा की तरफ से। आपकी डिमांड क्या है राहिल? सर, हमने भी यही रखा है कि इसको ओपन जनरल पॉलिसी में एक्सपोर्ट को परमिट करे, क्योंकि एक्सपोर्ट के प्राइसेस अभी 35 रुपया 34.50 पर किलो से 35 रुपीज पर किलो है, और डोमेस्टिक मार्केट अराउंड 32.50 से 33 के रेंज में है। सो देयर इज नो रीजन फॉर शुगर, जो इन्फ्लेशनरी कोई भी कंट्रीब्यूशन किया नहीं है सरकार के लिए। तो मेरा यही है कि हमारा तो यही अनुमान है कि इन्होंने शक्कर का एक्सपोर्ट जो है अंडर ओजीएल 5 से 8 मिलियन टन कैसे भी जल्द से जल्द खोले, ताकि डोमेस्टिक मार्केट भी स्थिर रहे और इंटरनेशनल मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया फुलफिल कर। अब अगला सवाल होगा, क्या नया शुगर सीजन जो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर का जो सीजन होता है शुगर का, क्या इसमें कुछ देरी हो सकती है? कि बारिश की वजह से कितना असर हुआ है, नई चीनी की आवक में क्या देरी होगी, या नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक उम्मीद कर सकते हैं? सर, ये जनरली देखिए, अभी मॉनसून का जो पैटर्न रहा है, ये विड्रॉवल जो है एंड ऑफ अक्टूबर तक चलता ही है। तो लास्ट ईयर भी आप देखो तो हिंदुस्तान जो है, हमने क्रशिंग स्टार्ट कर दी थी अराउंड एंड ऑफ अक्टूबर अर्ली नवंबर। हमारे पास 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है, और नवंबर के उत्पादन में हम 40 लाख टन 35 से 40 लाख टन ऐड कर पाएंगे। तो जहां तक मेरा अनुमान है, क्रशिंग का डिले नहीं होना चाहिए, और मॉनसून से मतलब नवंबर के महीने में तो फुल फ्लेजेड सारी मिलें चालू हो जाएगी। तो 60 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, और अक्टूबर का कंजम्पशन अराउंड 25 लाख है। तो 35 लाख का स्टॉक बचेगा, और नवंबर का उत्पादन हम ऐड करेंगे। तो आई थिंक देयर इज नो कंसर्न ऑन, जहां तक मेरा अनुमान है कि हमको इसका कोई असर नहीं होना चाहिए कि नवंबर में क्रशिंग 1 तारीख को शुरू हो या 5 को। हमारे पास इनफ स्टॉक से करेंगे। एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट कोटा की एक्सपोर्ट इस साल 2021-22 में तो जबरदस्त एक्सपोर्ट हुआ। आगे भी आप लोगों की डिमांड है। प्राइसिंग बहुत बेहतर था, इसलिए इतना एक्सपोर्ट हो पाया। क्या लग रहा है उस तरह की प्राइसिंग आप लोग क्लॉक कर पाएंगे नए सीजन में भी? और इंटरनेशनल मार्केट को लेकर क्या स्थिति है, सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है, और प्राइसिंग आगे चलकर किस तरह के रह सकते हैं शुगर के लिए? सर, जहां तक Q4 और Q1 का सवाल है, वर्ल्ड मार्केट को हिंदुस्तान की शुगर की जरूरत है। दैट इज वाई अगर आप आज देखोगे तो 2 रुपए किलो का डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट के बीच में एक्सपोर्ट पे प्रीमियम है। तो जहां तक ब्राजील का क्रॉप अगले साल आता है, वो आएगा अराउंड मई जून के पीरियड में। तो हिंदुस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां से नवंबर से लेके मई तक अगर हम 70-80 लाख टन वर्ल्ड मार्केट को दे सके जो हमको चाहिए, तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज रहेगी हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट फिर हो जाएगा 70-80 लाख टन का, और प्रीमियम पे होगा, ये डिस्काउंट पे नहीं होगा। लास्ट टाइम भी जैसे प्रीमियम पे हुआ, ये साल भी मेरा अनुमान है कि पूरा के पूरा वो प्रीमियम पे होगा। यानी इस बार भी बेहतर प्राइसिंग की उम्मीद करते हैं। और जिस तरह से बम्पर उत्पादन का अनुमान है 359 लाख टन, इथेनॉल डाइवर्जन के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 359 लाख टन चीनी का उत्पादन 2022-23 में भी हो सकता है। तो उसका फ़ायदा मिलेगा, और बेहतर एक्सपोर्ट की भी उम्मीद कर रहे हैं। और राहिल, जाते जाते अब आपसे क्या, अगर एक्सपोर्ट 80 लाख टन के आसपास का हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर घरेलू सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी? हमारे पास पर्याप्त स्टॉक होगा? सर, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई आज दो राय ही नहीं है। 60 लाख टन का सरकार के पास ओपनिंग स्टॉक है,
360 के करीब का उत्पादन होगा। तो आप इसका देख लीजिए, 420 के करीब अवेलेबिलिटी हो गई लाख टन की, उसके सामने 270-75 का डोमेस्टिक कंजम्पशन है। तो बहुत एडिक्वेट स्टॉक है, अनलेस अनली प्रोडक्शन कोई रीजन से फिर से कोलैप्स हो, बट लगता नहीं है, बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत अच्छी रेन है। यूपी भी जो पीछे था बारिश में, अब फिर से आ गई है बरसात वहां पे। तो जो एक आध मिलियन टन यहाँ वहां की बातचीत, यूपी के जो क्वेश्चन मार्क थे वो कल परसों की बारिश में वो भी खत्म हो गए बेसिकली। तो मुझे नहीं लगता। एक और सवाल मेरे मन में आ गए, घरेलू अभी जो बारिश हो रही है अक्टूबर की बारिश, हालांकि जी। फसल पूरी तरह से तैयार रहती है गन्ने की इस समय में, तो क्या जी। इससे फायदा होता है क्या कुछ? इसलिए कि मैंने सुना है कि रिकवरी बढ़ जाती है, यील्ड भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्या ऐसा होता है क्या? जो खड़ी फसल पे अगर बारिश ज्यादा हो तो यील्ड बढ़ जाती हो, रिकवरी ज्यादा हो सकती है? तो देखिए, जहाँ सनशाइन लगी तो गन्ने के लिए तो वो मतलब इट्स ब्लेसिंग है बेसिकली। तो जहाँ तक जनवरी फरवरी मार्च की जो यील्ड निकलेगी वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो दिस रेन विल बी बेनिफिशियल। और जनवरी फरवरी में अगर थोड़ा बहुत भी पानी कहीं मिल जाता है फिर से, तो इट बिकम्स मोर बेनिफिशियल फॉर द क्रॉप। तो मुझे मतलब जहाँ तक हमारा है कि शक्कर का उत्पादन को लेकर के और इस बारिश को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज बेनिफिशियल फॉर द शुगर केन क्रॉप्स। शुगर के लिए तो काफी बेहतर है शुगर केन की क्रॉप्स के लिए। शुक्रिया राहिल, आपने वक्त निकाला और पूरा एनालिसिस के और शुगर मार्केट के बारे में बात की। शुक्रिया दिव्या गगलानी आपका भी, जिगर त्रिवेदी आपका भी, आप लोगों ने भी वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए